नमस्ते सदावत सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं लिटिगेशन में थर्ड पार्टी फंडिंग की। अब लिटिगेशन में थर्ड पार्टी फंडिंग के जो विषय हैं वो ये हैं कि यूनाइटेड किंगडम की प्रीवी काउंसिल में दो बड़े केसेस हैं। प्रीवी काउंसिल यूनाइटेड किंगडम कमेटी ऑफ प्रीवी काउंसिल, उसमें जो कॉमनवेल्थ देश होते हैं उनके सर्वोच्च अदालतों के या उनके यहाँ के केसेस प्रीवी काउंसिल में जाते हैं। सवाल ये होता है कि भारत भी तो कॉमनवेल्थ का हिस्सा है। कॉमनवेल्थ नेशंस का हिस्सा होने के नाते भारत का क्या पोजीशन है और भारत में थर्ड पार्टी लिटिगेशन की क्या स्थिति है, यूके की थर्ड पार्टी लिटिगेशन की क्या स्थिति है और भारत में थर्ड पार्टी लिटिगेशन को लेकर अभी तक क्या नियम है, क्या कानून है और मेरे सुझाव उसमें क्या हो सकता है, हमें क्या उसमें संशोधन करने चाहिए। एक केस हाईलाइट हुआ प्रीवी काउंसिल का कि भाई प्रीवी काउंसिल में सुनवाई, आज भी उसकी एक सुनवाई है। प्रीवी काउंसिल में एक बड़े केस की सुनवाई और एक मॉरिशस के केस की सुनवाई, दोनों में भारतीय वकीलों की चर्चा की जा रही है कि दो भारतीय वकील उसमें खड़े होंगे। अब मॉरिशस का केस, मॉरिशस 1968 में ब्रिटेन से आजाद हुआ, फिर बाद में 1992 में वो रिपब्लिक भी हो गया। रिपब्लिक होने के बावजूद मॉरिशस का केस आखिर प्रीवी काउंसिल में क्यों गया, प्रीवी काउंसिल में थर्ड पार्टी फंडिंग हुई कि अच्छा, ये बात भी जरूरी है कि ये थर्ड पार्टी फंड मतलब जो पार्टी ऑफ द लिटिगेशन है, जिनके वादी और प्रतिवादी हैं, वादी और प्रतिवादियों को फंडिंग किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा होती है या दूसरी संस्था के द्वारा होती है। आज की तारीख में थर्ड पार्टी फंडिंग का मामला, अब ये जो फंडर हाउस हैं, फंड हाउस से मतलब है कि जो शेयर मार्केटों में पैसा लगाते हैं, जो सिर्फ पैसा लगाकर पैसा बनाते हैं, उनके कोलैबोरेशंस होते हैं। उन कोलैबोरेशंस में उनको लगता है कि ये मामला बनता है और इसमें हम फंडिंग लगाएंगे। फंडिंग लगाने के बाद जो क्लेम होता है उस क्लेम में परसेंटेज तय कर लिया जाता है। सपोज 1,000 करोड़ का मामला है तो वो तय कर लेते हैं कि 40% हमारा होगा, 60% तुम्हारा होगा और इस 40% के एवज में इसका खर्चा मैं उठाऊंगा। मैं खर्चा उठाऊंगा, अगर मुकदमा जीते तो ये मुझे मिलेगा, इस 40% हमें मिलेगा और बाकी का तुमको मिलेगा। ऐसे थर्ड पार्टी फंडिंग की सिचुएशन क्या हो सकती है, इसके लाभ और अलाभ, इसके लाभ और इसके नुकसान क्या क्या भारत में है और विश्व के दूसरे देशों में क्या क्या है। प्रीवी काउंसिल में ओजीडी सर्विस होल्डिंग लिमिटेड, एसआर ग्रुप, भारत में भी एसआर ग्रुप काम करता है इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वर्सेस नास्कॉट रिग मैनेजमेंट का मामला थर्ड पार्टी लिटिगेशन फंडिंग पर आया। इसको मॉरिशस से प्रीवी काउंसिल गया है और प्रीवी काउंसिल में यह हुआ है। अच्छा, इस मामले की एक और खास बात है कि थर्ड पार्टी फंडिंग तो हो गई, मुकदमे का निर्णय भी हो गया। अब मुकदमे का निर्णय होने के बाद जो पैसा, जो धन उसमें लगा, उसके एवज में जो एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट का पैसा अपने को मिलना है, मतलब पार्टी को मिलना है जिसने फंड किया। दूसरी बात यह भी आती है कि आर्बिट्रेशन के मामले हमारे देश में और संसार में रहते हैं। आर्बिट्रेशन के मामलों में कितना, आर्बिट्रेशन अगर करवाते हैं तो आर्बिट्रेशन में जो खर्चा आता है या जो उसकी फंडिंग करता है, और अगर हार जाता है, सपोज मिस्टर बी को किसी ने फंडिंग की और मिस्टर बी मुकदमा हार गए, मिस्टर बी के मुकदमा हारने के बाद मिस्टर बी, क्या जो फंडर है वो फंडर उस मुकदमे की कॉस्ट भी देगा। सपोज 1,000 करोड़ का मामला था, पार्टी हार गई, पार्टी कहती है मेरा इसमें 300 करोड़ जेब से चला गया, 700 करोड़ इसमें लाभ मिलना था और तुमने फंडिंग करके इसका मुकदमा करवाया था, इसकी फंडिंग में तुमने 50 करोड़ रुपए खर्च किए थे, 250 करोड़ रुपए मेरा, 300 करोड़ रुपया मेरा हमारी जेब से गया है। अब इस 300 करोड़ में जो 60-40 की फंडिंग है, 60% मुझे मिलना था, 40% तुम्हें मिलना था, क्या इसके लॉस में भी 60-40 का रेशियो होगा? क्या 60-40 तुमको खर्च करना पड़ेगा या मुझे देना पड़ेगा? यह भी एक बड़ा प्रश्न है। अनुबंध 2007 में हुआ था और इस अनुबंध के साथ जिसमें नॉस्कॉट को नुकसान हो गया, आर्बिट्रेशन लंदन सीनेट आईसीसी आर्बिट्रेशन 1996, आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 लागू था। सोल आर्बिट्रेटर इसमें सर फिलिप ओटम बैठे हुए थे। 2015 से 16 में अवार्ड हुआ, नॉस्कॉट को डैमेज और मुख्य राशि मिली। कास्ट पर बड़ा फैसला, अब कास्ट पर फैसला, बड़ा फैसला आ गया तो सवाल यह पैदा होता है इसका जो नुकसान हुआ है उसका पैसा कौन देगा और जिसको लाभ हुआ है उसका कितना परसेंट, मतलब नुकसान भी हुआ और लाभ भी हुआ तो लाभ का तो वो हिस्सा मांग रहा है लेकिन नुकसान का हिस्सा जो फंडर है वो नहीं देने को तैयार है। तो
इसका फैसला क्या होगा, ये मामला वहां पर गया और भारत के दो बड़े वकील जिसमें हरी साल्वे साहब भी शामिल है, ये उस मामले को लड़ रहे हैं। जनवरी में शायद इसकी तारीख है। दूसरा मामला यूके का अपना मामला है जिसमें थर्ड पार्टी फंडिंग की बात हो रही है। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्टी फंडिंग है क्या। थर्ड पार्टी फंडिंग की बात अगर हम भारत में कर लें तो भारत में थर्ड पार्टी फंडिंग पर किसी प्रकार की कोई लगाम, कोई रोकथाम नहीं है। अब इसको, हालांकि कोई रेगुलेशन भी हमारे पास थर्ड पार्टी फंडिंग का नहीं। थर्ड पार्टी फंडिंग से मतलब मैंने जैसे आपको बताया कि कोई तीसरा उसमें फंडिंग करता है, जो फंड लगाते हैं, जो शेयर मार्केट में खर्च कर पैसा लगाते हैं, जो ज्वाइंट वेंचर्स में पैसा लगाते हैं, जो तमाम जगह पर पैसा लगाते हैं, उनके लिए एक और रास्ता है कि भाई थर्ड पार्टी को फंडिंग हम करेंगे, थर्ड पार्टी हम हैं और हम फंडिंग करके जो इसमें फायदा होगा उसके फायदा का लाभ मुझे मिलेगा। ये सारे वो लोग हैं जो पहले से जो अच्छे एनालिस्ट हैं, जो बिजनेस एनालिस्ट हैं, वो बिजनेस एनालिस्ट के नाते वो मानते हैं। अब देखिए भारत में क्या नियम है। यूके में थर्ड पार्टी फंडिंग पहले से बैन था, लेकिन राम कुमार कुंदू वर्षे चंद्र कंटू मुखर्जी, यानी कि चंद्रकांत मुखर्जी, ऐसा प्रीवी काउंसिल का जजमेंट है। राम कुमार कुंदू वर्षे चंद्रकांत मुखर्जी 1876 1876 प्रीवी काउंसिल ने डिसाइड किया। यह सबसे पुराना और आधारभूत केस भारत का माना जाता है। चैपर्टी और मेंटेनेंस अंग्रेजी कानून जहां थर्ड पार्टी फंडिंग को रोक लगाता है, वही भारत में सख्ती से लागू नहीं है, यह फैसला आया। उन्होंने कभी ये ठीक है कि अंग्रेजी कानून है वो ऐसा करता है, लेकिन भारत में तो इस पर कोई रोक नहीं है। फेयर एग्रीमेंट जहां थर्ड पार्टी मुकदमे की लागत उठाए और सफलता पर हिस्सा ले, वैध है। फिर इसके अलावा अगर एग्रीमेंट अत्यधिक लाभ देता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाभ देता है, तो अनकॉन्शियबल या गलत मकसद वाला हो तो अवैध है। उद्देश्य गलत नहीं होना चाहिए, अगर उद्देश्य ठीक है तो वैध है। भारत में टीपीएलएफ की वैधता का आधार बना, बाद के सभी केस इसी तरह से डिसाइड हुए। टीपीएलएफ मतलब थर्ड पार्टी लिटिगेशन फंडिंग। इसके बाद एक केस आया मिस्टर जी अ सीनियर एडवोकेट 1955 इन री मिस्टर सीनियर एडवोकेट 1955 का सुप्रीम कोर्ट का। अब देखिए, अंग्रेजी चैपर्टी नियम भारत में लागू नहीं है। अगर फंडिंग वकील और क्लाइंट के बीच ना होकर थर्ड पार्टी में हो, यानी कि नॉन लॉयर्स के बीच में हो, तो वैध है। वकीलों पर रोक लगाई गई है, वे क्लाइंट को फंड नहीं कर सकते और टीपीएलएफ को नॉन लॉयर्स तक सीमित कर स्पष्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस एके बालाजी, लेटेस्ट जजमेंट है 2018 का। मुख्य मुद्दा विदेशी वकीलों का था, लेकिन आर्बिटर सहायक टिप्पणी में टीपीएलएफ पर कहा गया थर्ड पार्टी नॉन लॉयर्स द्वारा मुकदमे की फंडिंग और सफलता पे रीपेमेंट पर कोई रोक नहीं लगती है, लेकिन वकील क्लाइंट को फंड नहीं कर सकते। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम ऐसे हैं, पर आधुनिक समय में टीपीएलएफ की वैधता की पुष्टि कर दी। अब सवाल यह पैदा होता है कि अवैध एग्रीमेंट के उदाहरण भी भारत में हैं। हरिलाल नाथालाल तुलानी वर्सेस भाईलाल प्रणलाल शाह 1939 का मुंबई हाईकोर्ट का जजमेंट है। इसमें एग्रीमेंट एक्सटॉर्शनेट और अनकॉन्शियबल माना गया और कहा गया कि भाई अगर ऑब्जेक्ट गलत है, गलत ऑब्जेक्ट के लिए पैसा लगाया गया है, तो फिर ये एग्रीमेंट ही वैध है। यानी कि अब ये कहा गया, एक बात और कही गई कि नाथुकी वेंकटस्वामी वर्सेस कट्टा नागिरेड्डी 1962 का एक जजमेंट है आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का। इसमें कहा गया फंडर को सफलता पर क्लेमेंट की संपत्ति से 75% हिस्सा मिलना था। हाईकोर्ट ने कहा यह तो अनुचित है, 75% हिस्सा तो नहीं दिया जा सकता कि 25% ही उसको मिले, बाकी आपने फंडिंग कर दी थी 1000 करोड़ के मुकदमे में 50 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे और कह रहे 700 करोड़ हमारा, 750 करोड़ हमारा। उन्होंने कहा यह अनुचित है। यानी कि आप लाभ ले सकते हो लेकिन सारी प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। जैसे कोई एग्रीमेंट कर ले और ये कहे कि आपकी सारी संपत्ति हमारी है, तुम तो नहीं लड़ पा रहे हो, मैं लड़ लेता हूं और मैं लड़वा देता हूं और केस में जो मिले उसका 10% तुम ही ले लेना, तुम तो हारे हुए हो। ऐसा नहीं हो सकता। अब मामला आता आर्बिट्रेशन में।
आर्बिट्रेशन के महत्वपूर्ण केसेस में टुमारो सेल्स एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस एसबीएस होल्डिंग इनकॉर्पोरेशन 2023 दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है। एसआईएसी आर्बिट्रेशन में थर्ड पार्टी फंडिंग की फैसला क्या हुआ? फंडर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का पक्षकार ही नहीं था, न होने से एडवर्स कॉस्ट हारने पर लागत के लिए जिम्मेदार नहीं है। अब यह मामला क्या है कि भाई वो आर्बिट्रेशन का हिस्सा नहीं था लेकिन फंडिंग कर रहा था, अब मामला हार गए तो वो सामने वाला कह रहा है कि भाई हार गए तो ये हार का भी हिस्सा तुम ही पेड करो, तुमने हमारे साथ एग्रीमेंट। तो वो कह रहे हैं चूंकि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं था, वो एक बाहर से फंडिंग थी, इसलिए क्लेम नहीं किया जा सकता। इसको दूसरे शब्दों में समझिए कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट आर्बिट्रेशन एक्ट के अनुसार दोनों पार्टी जो लिटिगेशन की पार्ट है उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है और वो एग्रीमेंट मौखिक हो सकता है, ट्रांजैक्शन से हो सकता है, लिखित हो सकता है, या कुल मिलाकर एविडेंसेस होने चाहिए कि इनके बीच में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है। भले ही वो मेन डॉक्यूमेंट का हिस्सा हो या सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट का हिस्सा हो। सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट का हिस्सा भी अगर है तो मेन डॉक्यूमेंट के साथ उसको अटैच किया जाना चाहिए और मेन डॉक्यूमेंट में उसका रेफरेंस लिखा जाना चाहिए। अगर उसका रेफरेंस मेन एग्रीमेंट में नहीं लिखा और बाद में आपने कोई साइन कर लिया तो फिर नहीं माना जाएगा। वो मेन एग्रीमेंट में भी आपको रिवाइज करके लिखना पड़ेगा पार्ट इट हैज such the arbitration conditions are given in the separate document and document number यही है, उसका रेफरेंस कुल मिलाकर लिखना चाहिए। अब ये मामला ये है कि एग्रीमेंट में जो फंडर है, फंडर पार्टी को फंड कर रहा है, कह रहा हम तुम्हारा पैसा लगा दे रहे हैं, आर्बिट्रेशन करवा लो और जो लाभ मिले उसका इतना % हमको देना। बात तय हो गई। अब वो हार गया मुकदमा, जिसको उसने फंड किया था वो मुकदमा पार्टी हार गई आर्बिट्रेशन में। अब पार्टी हारने की वजह से वो उल्टा लिटिगेशन कर रही है कि तुमने तय किया था कि 60% लोगे तो 60% देना भी पड़ेगा इसमें। अब मेरे ऊपर जो लायबिलिटी बनी है उसमें 60% लायबिलिटी तुम्हारी भी बनती है, इसलिए सपोज मामला 100 करोड़ रुपए का था, 100 करोड़ मुझे मिलते, 100 करोड़ मुझे मिलते तो उसका जो लाभ था 40% का, यानी कि 40 करोड़ रुपया, उसमें जो लाभ का पैसा था उसमें 40% आपका था। लेकिन अब मैं 100 करोड़ हार गया, इसमें 60 करोड़ रुपया मुझे देना है, तो इस 60 करोड़ में 40% आप दीजिए क्योंकि आपने 40% लाभ के लिए मेरे से एग्रीमेंट किया था। कोर्ट ने कहा ऐसा ठीक इसलिए नहीं क्योंकि ये तुम्हारा सेपरेट डॉक्यूमेंट था, लाभ के लिए कमाने की बात कही गई थी, लेकिन यहां चूंकि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है फंडर, इसलिए फंडर के ऊपर हम दबाव नहीं बना सकते, कोर्ट उस पर कोई ऑर्डर नहीं कर सकता, तुम्हारा एग्रीमेंट सेपरेट है। वो हारने जीतने का मामला केवल और केवल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट पर डिपेंड करता है, यानी कि जो सुलह समझौता होता है उस पर डिपेंड करता है। अब हमारे यहां कुछ राज्यों ने सीपीसी के ऑर्डर 25 में संशोधन कर दिया और संशोधन करके कुछ राज्यों ने अपने यहां थर्ड पार्टी फंडिंग इन लिटिगेशन वैध कर दी। जैसे महाराष्ट्र में कर दिया, गुजरात में कर दिया, उत्तर प्रदेश में कर दिया। कई राज्य हैं जिनमें उन्होंने ऑर्डर 25 में देशी संशोधन में स्टेट का संशोधन कर दिया और संशोधन करके ये कहा कि भाई इसमें फंडिंग जो है वो की जा सकती है। याद रखिएगा ये सीपीसी की फंडिंग है, ये सीआरपीसी की फंडिंग नहीं है, बीएनएसएस की फंडिंग नहीं है। इस बात को बहुत महत्वपूर्णता से समझना चाहिए। क्रिमिनल केस में किसी भी प्रकार की कोई फंडिंग नहीं हो सकती। फंडिंग का मामला केवल और केवल क्लेम के मामलों में हो सकता है या फंडिंग का मामला केवल सिविल सूट्स में हो सकता है, क्रिमिनल सूट्स में नहीं। अगर क्रिमिनल सूट्स में किसी को वकील नहीं मिलता है, लिटिगेशन करने वाला नहीं मिलता है, तो सेंट्रल एजेंसी हमारे पास रहती है, हमारे पास तमाम तरह की लिटिगेशन एजेंसियां रहती हैं, या हमारे पास हर राज्य में बल्कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक बोर्ड है। वो बोर्ड आप अगर जिला जज जिस अदालत में है और उसमें कह सकते हैं, एप्लीकेशन लगा सकते हैं साहब हमें वकील की फंडिंग नहीं कर सकता, मेरे पास वकील नहीं है, तो फिर वो वहां से वकील आपको मुहैया करवा देंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास इस तरह का सिस्टम भारत सरकार ने बना रखा है। उसकी जो कॉस्ट है वो भी सरकार ही देती है, यानी कि वकील के बगैर मुकदमा नहीं हो सकता। अगर आप इन पर्सन करते हैं और इन पर्सन में भी अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं इनको वकील की आवश्यकता है, तो फिर कोर्ट उस पर सजेस्ट करता है कि इसमें एमिकस क्यूरी हम अपॉइंट कर देते हैं और उसको लगता है कि हम ये एमिकस क्यूरी मतलब अपनी सहायता के लिए, और उसको लगता है अगर तुमको वकील चाहिए तो चलो हम तुमको वकील भी जिला बोर्ड से दे देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है क्या भारत की अपीलें भी प्रीवी काउंसिल जाएंगी? क्योंकि प्रीवी काउंसिल में अपीलें सिर्फ वो जाती हैं जो कॉमनवेल्थ के हिस्से हैं। मॉरिशस, ट्रिनिडाद एंड टोबैको, जमैका, बहामास, ग्रेनाडा,
कुछ कैरिबियन देश या ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज, कैमन आइलैंड, बरमूडा आइलैंड, ये सबकी अपीलें वहां जाती हैं। मॉरिशस की भी जाती है। मॉरिशस रिपब्लिक है, लेकिन मॉरिशस ने यह तय किया कि हमारे यहां की अपील प्रीवी काउंसिल जाएगी। इससे उन्होंने यह तय किया कि इससे हमको लाभ यह होगा कि न्याय में राज्य का या सरकार का हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा, और यह प्रीवी काउंसिल एक न्यूट्रल एजेंसी होगी। न्यूट्रल एजेंसी में अगर हमारे देश की अपील जो सुप्रीम कोर्ट तय करता है मॉरिशस का, वो अगर न्यूट्रल एजेंसी के पास जाएगा जो कि प्रीवी काउंसिल है, तो हम उसका पेमेंट देकर वहां जजमेंट करवा सकते हैं। इससे भारत में, इससे देश में पॉलिटिकल लाभ या पॉलिटिकल दबाव कोर्ट के ऊपर या पॉलिटिकल प्रेशर या पॉलिटिकल कोलैबोरेशन नहीं होगा। पर कोलैबोरेशन तो प्रीवी काउंसिल में भी हो सकता है, लेकिन फिर भी ये देश मानते हैं कि वो प्रीवी काउंसिल जो है वो सेपरेट एंटाइटी है। सेपरेट एंटाइटी होने के नाते वो वहां पर ये नहीं हो सकता, वहां भेदभाव नहीं होता। जिस दिन उनको लगेगा कि भेदभाव हो रहा है, उस दिन वो उससे विड्रॉ कर जाएंगे। लेकिन अभी तक उन्होंने अपने संविधान में इस तरह की व्यवस्था कर रखी। अब दूसरे देश जो कि रिपब्लिक हो चुके हैं, जैसे भारत रिपब्लिक हो चुका है, भारत ने अपने आप को संविधान बनाते ही रिपब्लिक घोषित कर दिया था। और रिपब्लिक का मतलब यह होता है कि हमारे प्रेसिडेंट के ऊपर कोई भी नहीं होगा। प्रेसिडेंट हमारा सॉवरन होगा, देश हमारा अक्षुण्ण होगा, देश हमारा संप्रभु होगा। हमारे देश के ऊपर कोई देश नहीं होगा, हमारे प्रेसिडेंट के ऊपर कोई नहीं होगा। हमारा प्रेसिडेंट सोल सॉवरन होगा। सोल सॉवरन का मतलब होता है एकांकी संप्रभु, यानी कि वो ही फाइनल सिग्नेचर करने वाला होगा, और वो भी सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होगा, यानी कि वो भी संवैधानिक प्रावधानों से बंधा हुआ होगा। वो उसको भी संविधान मानना पड़ेगा, और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार ही वो कोई निर्णय कर सकता है, नहीं तो वो कुछ भी कर सकता है, नहीं तो वो भी चैलेंजेबल होगा, उसके आदेश को भी स्क्रूटनी की जाएगी। लेकिन रिपब्लिक घोषित करते ही भारत सरकार ने जब ये कहा, तो हमने प्रीवी काउंसिल को भी बाइकआउट कर दिया। प्रीवी काउंसिल का जुरिडिक्शन हमारे पास लगता था, वो हमने प्रीवी काउंसिल का जुरिडिक्शन रोक दिया। फेडरल कोर्ट को हमने सुप्रीम कोर्ट को ही फेडरल कोर्ट भी बना दिया। फिर फाइनली फेडरेशन भारत रहा नहीं, तो अब सुप्रीम कोर्ट ही फाइनल है। सुप्रीम कोर्ट फेडरल कोर्ट हो सकता है, लेकिन अब वो प्रैक्टिकली फेडरल कोर्ट नहीं है। पहले फेडरल कोर्ट हुआ करता था ये, अब वो सुप्रीम कोर्ट है। फेडरेशन अब है नहीं, फेडरल स्ट्रक्चर हमने अडॉप्ट कर रखा। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक आंतरिक व्यवस्था, फेडरेशन का मतलब होता है बाय एग्रीमेंट। क्योंकि कोई भी राज्य भारत में एग्रीमेंट से भारत का हिस्सा नहीं है, और एग्रीमेंट की वजह से ही नहीं है, इसलिए अब हमारी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट की अपील प्रीवी काउंसिल में नहीं होती, क्योंकि हम रिपब्लिक हैं। इसलिए हमने संविधान में भी वो प्रावधान करके रखे हैं। पर भारत में एक बड़ी समस्या जो फंडिंग की है, वो अभी चरितार्थ दिखाई दे रही। इस पर एटलीस्ट रेगुलेशन की भारत में जरूरत है। भारत में अभी भी कोई रेगुलेशन इस विषय पर नहीं है। कम से कम रेगुलेशन की तो जरूरत है कि भारत में कोई ऐसा रेगुलेशन बने जो कि थर्ड पार्टी फंडिंग के मामलों को डिफाइन करे। अभी तक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंटों के अनुसार भारत में थर्ड पार्टी लिटिगेशन फंडिंग पर किसी प्रकार का कोई अनुबंध, कोई प्रकार नहीं। सिर्फ ऑब्जेक्ट गलत नहीं होना चाहिए, यह उसका एक आधार है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।